हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज की तरह आज जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी जो पेपर होने वाले हैं उन्हीं के बेसिस पर आधारित है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपके सब लगभग जो अभी तत्काल में पेपर हुए हैं, जैसे आपका हो गया अभी CSF फायरमैन हुआ है, इसके पहले बात करते CSSB ट्रेडमैन का हुआ था। ठीक है, उसके पहले हुआ था उसके कुछ दिन बाद हुआ था आपका BSF ट्रेडमैन का हुआ था। ये सब CRPF ट्रेडमैन का इसी के पहले भी पेपर हुआ था आपका। इन्हीं सब के जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर मतलब जो पेपर में आए हुए थे, उन्हीं के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर हम डेली आपके सामने क्वेश्चन लेकर आते हैं, और आज भी एक अच्छे सेट के साथ आपके सामने आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ पढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष डैश की स्मृति में मनाया जाता है। किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है आपकी मतलब किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ऑप्शन ने दिया आपका पोखरण द्वितीय। ऑप्शन बी दिया आपका पोखरण फर्स्ट। ऑप्शन सी दिया आपका ऑपरेशन मेघदूत, और ऑप्शन डी दिया मंगलयान। ऑप्शन डी दिया आपका मंगलयान। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 11 मई को। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछे क्यों मनाया जाता है तो 11 मई 1998 को। अब 11 मई 1998 को 11 मई 1998 को भारत ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कौन सा? पोखरण द्वितीय, पोखरण सेकेंड। ठीक है, भारत ने 11 मई 1998 को अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण पोखरण द्वितीय किया था। तभी से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाया जाने लगा। यानी किसके स्मृति में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसके? पोखरण द्वितीय के स्मृति में मनाया जाने लगा। ठीक है, यह आपका पोखरण द्वितीय की स्मृति में मनाया जाने लगा। कब से? 11 मई 1998 से। ठीक है, जब कल तक दूसरा आपका परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया था। कौन सा था? पोखरण सेकेंड आपका परमाणु परीक्षण था। तभी से आपका इसी दिन कब 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाने लगा। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, ऑप्शन ने दिया आपका 24 जनवरी 1950। ऑप्शन भी दिया आपका 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी दिया आपका 25 जनवरी 1950, और ऑप्शन डी दिया आपका 28 जनवरी 1950। तो किसकी बात कर रहा है? भारतीय चुनाव आयोग की। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी आपकी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को किसके भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये जो आपका चुनाव आयोग है, ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय। अगर पूछे संवैधानिक निकाय है, असंवैधानिक निकाय है, तो आपका भारतीय चुनाव आयोग जो है आपका यानी निर्वाचन आयोग की बात करते हैं आपका संवैधानिक निकाय है। और इसका उद्देश्य अगर पूछे क्या है? चुनाव आयोग का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराना। ठीक है, इसका उद्देश्य आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराना, मतलब भारतीय चुनाव आयोग का क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, अगर पूछे चुनाव आयोग मतलब निर्वाचन आयोग को मतलब किस अनुच्छेद में बताया गया भारतीय संविधान में? तो अनुच्छेद आपका 324 से 329 तक क्या है आपका? ये आपका चुनाव आयोग है। ठीक है, ठीक, तो स्थापना कब अगर पूछे कब हुआ था तो हुआ था 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, तो कब की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ने दिया आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी दिया आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी दिया आपका बिहार, और ऑप्शन डी दिया आपका महाराष्ट्र। तो चलिए देखते हैं। पहले अगर पूछे पहले स्थान पे कौन सा है? पहले स्थान पर अगर पूछे भारतीय 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का पहला सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश। पहले स्थान पर कौन सा है?
कौन सा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। इसमें भारत के टोटल जनसंख्या का कितना परसेंट है, यह आपका लगभग 16.51%। पूरे भारत का उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है कितना है 16.51%। दूसरे स्थान पर पूछे कौन सा राज्य है, तो आपका महाराष्ट्र है। कौन सा है, महाराष्ट्र है। इसकी जनसंख्या कितनी है, तो पूरे भारत का लगभग 9.28%, लगभग 9.28%। और ये तीसरे स्थान पर पूछे कौन सा है, तीसरे स्थान पे आपका बिहार है। क्या है, तीसरे स्थान पर बिहार राज्य है। तीसरे स्थान पर बिहार राज्य, इसकी जनसंख्या कितनी है, पूरे भारत का लगभग 8.6%। ठीक है। अगर हम चौथे स्थान की बात कर लें, चौथे स्थान पर कौन सा है, चौथे स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल जो है आपके चौथे स्थान पर भारत की जनसंख्या में। ठीक है। अगर पूछे इसका कितना परसेंटेज है, तो ये है आपके पूरे भारत का लगभग 7.54%। और पाँचवें स्थान की बात कर लें, पाँचवें स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। पाँचवें स्थान पे आपका आंध्र प्रदेश। इसकी अगर पूछे इसकी जनसंख्या कितनी है, तो ये लगभग आपका 6.99%। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा यही सब क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 नंबर तक पूछ सकता है। ठीक है। तो इसे आप मतलब याद करने की कोशिश करिएगा, 1-2 बार देख लेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है। पहले स्थान पर अगर से परसेंटेज नहीं भी याद करते हैं, मतलब एक लमसम 1-2 बार देख लेंगे तो कुछ तो याद रहेगा। ठीक है। लेकिन राज्य क्रम भाई याद होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि कभी कभी ये राज्य जो है आपके रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है। ठीक। तो पहले स्थान में पूछे तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। कितनी जनसंख्या है, 16.51%। ठीक। और अगर पूछे दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है, तो आपका महाराष्ट्र है। कितना है, 9.28%। पूरे भारत का 9.28% महाराष्ट्र की जनसंख्या है। बिहार की बात करें तो आपके तीसरे स्थान पे, कौन से स्थान पे, तीसरे स्थान पे। ये हमारा आपका क्वेश्चन भी पूछा था, यही क्वेश्चन भी पूछा है कि भारत की जनसंख्या जो है कि तीसरे स्थान पे कौन सी है। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या के अनुसार मतलब तीसरे स्थान पे किस सर्वाधिक जनसंख्या वाला तीसरा स्थान पे कौन सा राज्य है, तो आपका बिहार है। कौन सा है, बिहार है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और चौथे स्थान पर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है। ठीक। कितना है, 7.54%। और पाँचवें स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश 6.99%। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को हार्निंग डे घोषित किया है। ठीक है। कौन सा, ये आपका नो हार्निंग डे, यहाँ पर जाएगा आपका क्या, नो हार्निंग डे। ठीक है। क्वेश्चन सही हो गया आपका कि हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हार्निंग डे घोषित किया है। ऑप्शन ए दिया आपका पटना, ऑप्शन बी दिया आपका दिल्ली, ऑप्शन सी दिया आपका मुंबई और ऑप्शन डी दिया आपका कोलकाता। तो कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है जो आपके कब 14 जून 2023 को नो हार्निंग डे घोषित किया है, तो ये आपका मुंबई। कौन सा राज्य है, मुंबई। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण है, इसलिए इन्होंने नो हार्निंग डे घोषित किया। कब किया, 14 जून 2023 को। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एक बीज के अंकुरण के लिए मतलब बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां होगा, यहाँ पर परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। कौन सी 3 परिस्थितियां जो है आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, कौन सी 3 परिस्थितियां जो है आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। ठीक। तो ऑप्शन ए दिया आपका मिट्टी, पानी और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी दिया आपका पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी दिया आपका उचित तापमान और ऑक्सीजन और कार्बन, और ऑप्शन डी दिया आपका तापमान, ऑक्सीजन और प्रकाश। तो पूछा है मतलब एक बीज अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्या कर रहा है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसमें से कौन कौन सी 3 आपकी मतलब सर्वाधिक परिस्थितियां हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ने क्या दिया था, मिट्टी, पानी और ऑक्सीजन। ऑप्शन भी दिया आपका पानी, उचित तापमान। मतलब पौधे के अंकुरण के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी पानी तो होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, और उसके बाद उचित तापमान भी उन्हें मिलना चाहिए, और एक ऑक्सीजन होना चाहिए। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है।
ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। बात कर रहा है इसके लिए अंकुरण के लिए बात कर रहा है, ठीक है, इसके लिए अंकुरण के लिए बात कर रहा है। तो उसके लिए आपके पानी होना चाहिए, उचित तापमान होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया आपको उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिया पंजाब, ऑप्शन सी दिया आपका लद्दाख और ऑप्शन डी दिया आपका सिक्किम। ऑप्शन डी क्या दिया है? सिक्किम। तो जो आपका सिंधु दर्शन सिंधु से ही नाम पता चल रहा है कहाँ मनाया जा सकता है, ठीक है, सिंधु से ही नाम पता चल रहा है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, लद्दाख में या सिक्किम में। तो कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में। ये सिंधु नदी के तट पे मनाया जाता है, लद्दाख में सिंधु नदी के तट पे मनाया जाता है। अगर पूछे सिंधु नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है तो आपका लेह है। कौन है? लेह है। लेह शहर कहाँ स्थित है? ये आपके सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और पूछे अगर से ये जो उत्सव है ये कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है आपका 1997 से यह उत्सव मनाया जा रहा है। और यह उत्सव को देखने के लिए मतलब आसपास के राज्य के लोग वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन दिया आपका 1970, ऑप्शन बी दिया आपका 1968, ऑप्शन सी दिया आपका 1967 और ऑप्शन डी दिया आपका 1969 में। अगर हम पूछे बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बारे में बात करें तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो आपको भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? तो किया गया था 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को जो आपका भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये सभी कैसे बैंक थे? ये सभी आपके वाणिज्यिक बैंक थे। कैसे बैंक थे? ये सभी आपके वाणिज्यिक बैंक थे, ठीक है। और इसी तरह बात करें तो आगे चल के कब? 15 अप्रैल 1980 को भी 15 अप्रैल 1980 को भी आपके कुछ बैंकों का मतलब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। निजी क्षेत्र के 6 और बैंक, कितने? 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? पहले तो हुआ था 19 जुलाई 1969 को, फिर इसके बाद कब हुआ? तो हुआ आपका 15 अप्रैल 1980 को किया गया था, ठीक है। तो पूछा है भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो किया गया था कब? 1969 जुलाई 1969 को। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य या यूटी है? जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला यूटी या राज्य या यूटी है। ऑप्शन ए दिया हुआ केरल, ऑप्शन बी दिया आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी दिया आपका असम और ऑप्शन डी दिया आपका बिहार। तो जो का जिला सुशासन है ये सूचकांक जारी करने वाला अगर पूछे देश का पहला राज्य या यूटी कौन सा है तो आपका जम्मू कश्मीर। ये क्या है? आपका केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरेटरी, यानी बोले तो क्या है ये आपका केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यानी यूटी, ठीक। कौन सा है? आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है। अगर पूछे ये जो जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया ये किसके द्वारा किया गया? तो किया गया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे वर्चुअल मोड से जिला सुशासन सूचकांक का विमोचन किया था। किसने किया था? केंद्रीय मंत्री कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो आपके अमित शाह द्वारा इसका विमोचन किया गया था। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया आपका एटमॉस्फेरोलॉजी, ऑप्शन बी दिया आपका मीटियोरोलॉजी और ऑप्शन सी दिया आपका इकोलॉजी और ऑप्शन डी दिया आपका एंथेलॉजी। क्या दिया है? एंथेलॉजी। तो वायुमंडल के अध्ययन को पूछे अगर क्या कहते हैं तो कहते हैं आपका मीटियोरोलॉजी, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे एंथोलॉजी की बात करें तो आपके पुष्पों का अध्ययन को, किसको? पुष्पों को अध्ययन, यानी फूलों के अध्ययन को एंथेलॉजी कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन, ठीक है, क्या कहलाता है? ये आपका एंथेलॉजी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? एंथेलॉजी कहलाता है। अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो ये क्या होता है? ये होता है आपका जीव समुदाय तथा उसके
वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध को इकोलॉजी कहा जाता है। इसी पर आपको पूछा जाता है एक आपका सारोलॉजी। क्या है? सारोलॉजी। सारोलॉजिक संबंध अगर पूछे किससे है, इसका संबंध है आपका किससे? छिपकली। छिपकली के अध्ययन, छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं? सारोलॉजी। छिपकली, छिपकली के अध्ययन को सारोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध मतलब दुग्ध प्रोटीन, जो दुग्ध द्वारा प्रोटीन बनते हैं उसको पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ने दिया आपका पेप्सिन, ऑप्शन बी दिया आपका ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी दिया आपका रेनिन और ऑप्शन डी दिया आपका इरेप्सिन। ऑप्शन डी किया दिया है इरेप्सिन। ठीक है, तो अगर हम पेप्सिन की बात करें तो ये क्या करता है? ये प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित करता है। क्या करता है? ये जो प्रोटीन बनते हैं उनको खंडित करके मतलब उन्हें तोड़कर एक सरल पदार्थ में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसका काम है आपके पेप्सिन का काम है। और जो आपका ट्रिप्सिन होता है ये आपके क्षारीय प्रोटीन को पचाता है। किसको? क्षारीय प्रोटीन को पचाता है। और इरेप्सिन के कार्य है आपका प्रोटीन के अनपचे भाग को अम्ल में परिवर्तित करता है। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन करता है प्रोटीन जो होता है उसे मतलब तोड़ कर यानी खंडित करके एक सरल पदार्थ में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन करता है आपका क्षारीय प्रोटीन को पचाता है। किसको? क्षारीय प्रोटीन को पचाता है। और इरेप्सिन क्या करता है? इरेप्सिन करता है प्रोटीन के अनपचे भाग को किसमें? अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। मतलब जो प्रोटीन होता है उस जो नहीं पच पाता है उसे अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। और जो रेनिन होता है आपका, रेनिन जो होता है आपके दुग्ध प्रोटीन को पचाने का एंजाइम है। ठीक है, इसे पचाने का कार्य करता है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? ऑप्शन ए दिया आपका सरकार का शासन, ऑप्शन बी दिया आपका शक्ति का शासन, ऑप्शन सी दिया आपका विधि का शासन और ऑप्शन डी दिया आपका राज्य का शासन। मतलब ऐसा कौन सा शासन है जो कि मतलब किसी भी मतलब ऐसा कौन सा शासन है जो कि किसी भी व्यक्ति के प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होता है? मतलब कौन सा शासन है जो आपके सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है? तो शासन है आपका विधि का शासन। विधि का शासन बोले या कानून का शासन। ठीक है, इसका अर्थ है आपके कानून सर्वोपरि है। क्या है? सर्वोपरि, मतलब सब पर एक समान लागू होती है। विधि का शासन या कानून का शासन की बात करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? मतलब विधि का शासन क्या कहता है कि कानून जो है वो सर्वोपरि है। मतलब कानून जो है आपके सब पर एक बराबर लागू होता है। ठीक है, ठीक। अगर पूछे ये जो आपके विधि के शासन की बात करें तो किसमें बताया गया है? तो संविधान के भाग 3, संविधान का भाग 3 है। अगर पूछे अनुच्छेद कौन सा है तो अनुच्छेद है आपका 14। अनुच्छेद 14 में से बताया गया। अनुच्छेद 14 में आपके क्या बताया गया? विधि के समझ, समता एवं विधियों के समान संरक्षण के बारे में बताया गया। यानी विधि का समान शासन, विधि का शासन जो है वो सर्वोपरि यानी सब पर वो समान रूप से लागू होता है। ठीक है, किसमें बताया गया? तो संविधान के भाग 3 किससे संबंधित है? ये आपके किससे संबंधित है? ये आपके अगर पहले भाग की बात करें, पहला भाग है आपके यूटी और राज्य से। दूसरा की बात करें, दूसरा है आपका नागरिकता से। और तीसरा की बात करें, तीसरा क्या है? मौलिक अधिकार से। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा है? ये आपके विधि का शासन जो कि सबके ऊपर एक समान रूप से लागू होता है। अनुच्छेद 14 में से बताया गया। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। क्या? विधि का शासन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं मार्ट में एक स्थापित पाई गई हैं। वह राज्य निम्नलिखित में से कौन सा? मतलब किस राज्य में यह स्थापित पाई गई हैं? ऑप्शन है दिया आपका कौन से वंश के? कुषाण वंश की बात कर रहा है। किसकी? कुषाण वंश की बात कर रहा है। मतलब कुषाण शासकों की जो विशाल प्रतिमाएं थे मार्ट में मतलब स्थापित पाई गई हैं, वह राज्य निम्नलिखित में से कौन सा? मतलब कौन सा राज्य है? ऑप्शन दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका बिहार और ऑप्शन डी दिया आपका जम्मू कश्मीर। अगर पूछे कुषाण वंश के शासक कौन है, मतलब किसकी स्थापना किसने किए थे? तो किया था आपका कुजुल कड़फिसेस इसके संस्थापक हैं। किसके? कुषाण वंश के संस्थापक पूछे तो कुजुल कड़फिसेस हैं। ठीक है,
अगर पूछे मतलब वंश का सबसे जो प्रसिद्ध शासक था वो कौन है, मतलब कुषाण वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो कौन है, तो आपका कनिष्क है। कौन है, कनिष्क जो है आपके कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो वो आपका कनिष्क था। और कुषाण वंश के संस्थापक की बात करें तो आपके कुजुलकर्ण फिशेस हैं, कुजुलकर्ण फिशेस हैं। ठीक है, तो ये जो आपके माठ प्रतिमाएं, जो विशाल प्रतिमाएं होती थी, उन्हें मतलब क्या होती थी, ये होती जब राजा, मतलब जो कुषाण वंश के जो शासक होते थे यानी राजा होते थे, तो उनकी मृत्यु जब हो जाती थी, उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो मृत्यु होने के बाद उनकी एक मूर्ति बनाई जाती थी। मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित की जाती थी। जो राजा होता था उसकी मृत्यु होने के बाद उसकी मूर्ति बनाकर कहाँ पर, मंदिर में स्थापित की जाती थी। और ये स्थापित करने की कला क्या कहलाती थी, मतलब इस मूर्ति को स्थापित करने की कला क्या कहलाती थी, ये कहलाती थी आपकी देवकुल। क्या कहलाती थी, देवकुल ये कला कहलाती थी। क्या कहलाती थी, देवकुल कहलाती थी। अब पूछे इसका अगर देवकुल का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो कुषाण वंश से हुआ। कुषाण वंश से यानी कुषाणों के द्वारा ही हुआ। ठीक है, तो देवकुल कहलाते थे। अगर पूछे ये जो माट है, ये माट कहाँ, मतलब माट कहाँ का है, आपके उत्तर प्रदेश में। माट जो प्रतिमा है ये उत्तर प्रदेश में पाई गई है। वो कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में पाई गई है। इसी प्रकार एक पूछता है आपका सुर्ख कोटल। सुर्ख कोटल पूछे कहाँ पर है, क्या है, सुर्ख कोटल। माट तो है आपके उत्तर प्रदेश में, मतलब एक जो जगह है, मतलब देवकुल के मतलब इकट्ठा होता था उसे वो माट कहलाते थे। वो माट कहाँ पर है, आपके उत्तर प्रदेश में। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। एक है आपका सुर्ख कोटल। सुर्ख कोटल ये भी आपका क्या है, ये भी आपके देवकुल से ही संबंधित है। अगर पूछिए ये कहाँ पर है, तो ये आपके अफगानिस्तान में। कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है। ठीक है, कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। ठीक, सुर्ख कोटल। ठीक है, ये कहाँ पर है, आपके अफगानिस्तान में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है। कौन सा तूफान है, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट, मतलब इसके रूप में विशाल ग्रेट रेड के रूप में जाना जाने वाला तूफान किस ग्रह से संबंधित है। ऑप्शन दिया मंगल ग्रह, ऑप्शन बी दिया आपका अरुण ग्रह, ऑप्शन सी दिया आपका प्लूटो, और ऑप्शन डी दिया आपका बृहस्पति। ऑप्शन डी क्या दिया है, बृहस्पति। अगर हम किसकी बात करें, ग्रेट रेड स्पॉट की बात करें, इसकी ग्रेट रेड स्पॉट की बात करें, तो यह क्या है, यह उच्च दाब का एक सतत क्षेत्र है। यह उच्च दाब का एक सतत क्षेत्र है जो कि आपके कहाँ पर पाया जाता है, आपके बृहस्पति ग्रह पर विषमता वाले तूफान उत्पन्न करता है। जो आपका विशाल ग्रेट रेड स्पॉट है, ये उच्च दाब का एक सतत क्षेत्र है जो कि बृहस्पति ग्रह पर विषमता वाले स्थान पर आपका क्या, एक तूफान उत्पन्न करता है। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है आपके वायरस द्वारा होता है। ऑप्शन ए दिया आपका डिप्थीरिया, ऑप्शन बी दिया आपका मलेरिया, ऑप्शन सी दिया आपका हैजा, और ऑप्शन डी दिया आपका हेपेटाइटिस। ऑप्शन डी क्या दिया है, हेपेटाइटिस। अगर पूछे कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायरस द्वारा अगर पूछे कौन सा रोग होता है, तो होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के और अगर पूछे वायरस द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस बोले या विषाणु द्वारा, एक हो गया आपका हेपेटाइटिस हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका चिकन पॉक्स हो गया, एक होता है आपका स्मॉल पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, एड्स हो गया, जुकाम हो गया, पोलियो हो गया, सब आपके किसके द्वारा होते हैं, सब आपके विषाणु द्वारा होते हैं। इसी प्रकार अगर हम जीवाणु द्वारा बात करें, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं, तो आपका डिप्थीरिया हो गया, आपका एक है आपका निमोनिया हो गया, डिप्थीरिया निमोनिया हो गया, क्षय रोग हो गया, कौन सा, क्षय रोग हो गया। क्षय रोग के बाद बात करें तो प्लेग हो गया, टिटनेस हो गया, टाइफाइड हो गया, कालरा या एक होता है आपका कुकर खांसी और कुष्ठ रोग। ये सब आपके जो रोग हैं ये किसके द्वारा होते हैं, ये होते हैं आपके जीवाणु के द्वारा। कौन कौन से हैं, डिप्थीरिया है, निमोनिया है, क्षय रोग है, प्लेग है, टिटनेस है, टाइफाइड है, कालरा है, और एक है आपका कुष्ठ रोग। ये सब आपके जीवाणु के द्वारा। विषाणु के द्वारा कौन कौन से हो गए, एक हो गया आपका हेपेटाइटिस हो गया, फिर आपका स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, जुकाम हो गया, पोलियो हो गया, रेबीज हो गया, और एड्स। ये सब आपके किसके द्वारा होते हैं, आपके विषाणु यानी वायरस के द्वारा होते हैं। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम धातु को जो है इस प्राप्त किया जाता है, मतलब किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन दिया आपका पिच ब्लेड, ऑप्शन बी दिया आपका ग्रेफाइट से, ऑप्शन सी दिया आपका बॉक्साइट से, और ऑप्शन डी दिया अर्जेंटाइट से। ठीक है, तो अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें तो आपके ये जो एल्युमिनियम जो होता है आपके स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। ये किस रूप में पाया जाता है तो आपके अपने अयस्क के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? अयस्क के रूप में पाया जाता है। ये मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। ठीक है, एल्युमिनियम जो है मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। अधिकतर का तो बोले मतलब एल्युमिनियम जो आपके ये अपने अयस्क के रूप में ही पाया जाता है। तो पूछा एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया था किसके द्वारा, तो इसका अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट आपका इसका अयस्क है। अगर पूछे बॉक्साइट के क्षेत्र कौन कौन से हैं, मतलब किस किस राज्य में अगर से बॉक्साइट सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, पहले स्थान पे आपका उड़ीसा हो गया। कौन सा हो गया? उड़ीसा हो गया। और कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। गुजरात में भी आपके बॉक्साइट मतलब मिलते हैं। और झारखंड ये सब क्षेत्र आपके बॉक्साइट मिलते हैं। अगर पूछे एल्युमिनियम के अगर हम और अयस्कों की बात करें, देखोगे आपका बॉक्साइट, ठीक है, एक है आपका फेलसपार, ठीक है, ये आपका किसका है? अयस्क है, ये आपके एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, एक आपका क्रायोलाइट की बात करें किसकी अयस्क है? ये आपका एल्युमिनियम का है। क्रायोलाइट के बाद आपका एलुनाइट, क्या है? ये आपका एलुनाइट। ठीक है, एलुनाइट क्या है? ये भी आपका किसका अयस्क है? बॉक्साइट का अयस्क है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, मतलब जल से क्या हल्का होता है। एल्युमिनियम दिया है आपका, ऑप्शन बी दिया आपका सोडियम, ऑप्शन सी दिया आपका मैग्नीशियम, और ऑप्शन डी दिया आपका मैग्नीज। क्या दिया है? ऑप्शन ए दिया आपका एल्युमिनियम, ऑप्शन बी दिया आपका सोडियम, ठीक है, ऑप्शन सी दिया आपका मैग्नीशियम है, और ऑप्शन डी दिया आपका मैग्नीज। ठीक, तो अगर पूछे निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का क्या होता है? जल से होता है आपका सोडियम। जल से हल्का होता है आपका सोडियम। अगर सोडियम का जल में डालेंगे तो ऊपर आकर मतलब जल के वायु के संपर्क में आने पर जलने भी लगता है। सोडियम किस में रखा जाता है? इसे रखा जाता है आपके मिट्टी के तेल में। कभी कभी पूछा जाता है चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है, तो आपके सोडियम को ही काटा जा सकता है। और यह क्या होता है? यह जल से हल्का होता है। यानी ऑप्शन भी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किए थे। मतलब रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किए थे। ऑप्शन ए दिया आपका मीरा कुमार, ऑप्शन बी दिया आपका हामिद अंसारी, ऑप्शन सी दिया आपका प्रणब कुमार मुखर्जी, और ऑप्शन डी दिया आपका प्रतिभा पाटिल। तो जब रामनाथ कोविंद जब चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रपति के लिए, तो उनके विपक्ष में कौन थे? तो थे आपके मीरा कुमार। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया किसे रबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। किसे रबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका नूरजहां, ऑप्शन बी दिया आपका दिलराज बानो बेगम, ऑप्शन सी दिया आपका जगत गोसाई, और ऑप्शन डी दिया आपका असमत बेगम। तो अगर पूछे किसे रबिया दुर्रानी के नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है दिलराज बानो बेगम। तो ये कौन थी? ये थी आपकी औरंगजेब की पत्नी थी। औरंगजेब की पत्नी थी। औरंगजेब की पत्नी। ठीक है, इन्हीं की याद में एक ताजमहल बनवाया गया, मतलब हाँ एक महल बनवाया गया। कौन सा? बीबी का मकबरा में मकबरा इनकी याद में बनवाया गया। कौन सा? बीबी का मकबरा। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किसने बनवाया था? औरंगजेब के पुत्र ने बनवाया था। ठीक है, कहाँ पर? औरंगाबाद में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दक्षिण का ताजमहल या फूहड़ नकल, मतलब ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया विंसप मैसिव पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है। विंसप मैसिव पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दिया आपका दक्षिण अमेरिका,
ऑप्शन सी दिया आपका एशिया और ऑप्शन डी दिया अंटार्कटिका। तो अगर पूछे विंसम मैसिव पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये आपके कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। कहाँ पर है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, विंसम मैसिव, कहाँ पर है, अंटार्कटिका में है। अगर पूछे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है, हिमालय पर्वत है। कौन सा है, हिमालय पर्वत कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी आप बताएंगे कौन सी है, ठीक है, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके अगर सब ऊंचाई की बात करें कितना है, 8,848 मीटर, ठीक है, 8,848 मीटर, 8,848.86 मीटर है, ठीक है। उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कौन सी चोटी है, जबकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और जिसकी ऊंचाई बता दी है क्या, 8,848.86 मीटर है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।